पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर है, 28 घंटे के लंबे सफर के बाद प्रयागराज पहुंचा अतीक अहमद। आज रात नैनी जेल में रखा जाएगा और कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष की एकजुटता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस हाईकमान ने संकेत दिए हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन करने वाले सचिन पायलट पर अनुशासन तोड़ने के आरोप में कार्रवाई होगी। और भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे मामले की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और उस रिपोर्ट पर वो गौर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अतीक अहमद कुछ ही देर बाद प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच गया है। अतीक को साबरमती जेल से नैनी जेल आने में लगभग 28 घंटे का वक्त लगा। आज उसकी कोर्ट में पेशी नहीं होगी क्योंकि अतीक अहमद के काफिले को प्रयागराज पहुंचने में ही काफी देर हो गई और इसीलिए उसे आज रात नैनी जेल में ही रखा जाएगा। वहीं अतीक के छोटे भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। अब दोनों को आज की रात नैनी जेल में बितानी पड़ेगी। अशरफ को बैरक नंबर 7 में रखा गया है और अतीक अहमद को बैरक नंबर 13 में रखा जाएगा। दोनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। दोनों बैरक के बीच काफी दूरी है ताकि दोनों भाई आपस में मिल ना सके। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज अतीक अहमद भी अपनी जुबान से कबूल रहा है कि उसकी माफियागिरी खत्म हो चुकी है और उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मिल चुका है। प्रयागराज में जिसकी कभी तूती बोला करती थी, आज वो गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है मेरा परिवार तबाह हो गया, माफियागिरी खत्म हो गई, सारी अकड़ और साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, अब तो सिर्फ मुझे रगड़ा जा रहा है। ये बात अतीक अहमद ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तब कही जब उसका काफिला कुछ देर के लिए रोका गया था। लेकिन उससे पहले जब अतीक का काफिला राजस्थान के बूंदी में रुका था, तब उसने कहा कि माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा। अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अतीक ने कहा कि वो बेकसूर है क्योंकि वो 6 साल से जेल में बंद है और उसने जेल से किसी को फोन नहीं किया। अतीक ने ये भी कहा कि साबरमती जेल में उसको परेशान किया जा रहा है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ। अतीक अहमद ने कहा कि उस पर उमेश पाल की हत्या का सिर्फ आरोप है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से। आपकी बीवी, आपका बेटा कहाँ पर आ रहे हैं? बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ पर है? कहाँ पर आ रही पत्नी कहाँ पर है? अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज तक पूरे रास्ते भर दहशत में रहा, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि पूरी यात्रा में मीडिया की गाड़ियां उसके काफिले के साथ चलती रहीं और शायद इसी वजह से उसे लगता है कि रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, न गाड़ी पलटी और न ही कोई हादसा हुआ। इसलिए उसने मीडिया को शुक्रिया कहा। सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे, क्या कहेंगे इस पर? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत से। आप लोग अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हो। कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक अहमद ने कहा कि वो कोर्ट के हर फैसले को मानेगा, लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा उसे ज्यादा लग रही है। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध जो हुई है वो सजा
गलत नजर। अतीक अहमद कह रहा है कि वो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उमेश पाल की मां का कहना है कि अतीक अभी मिट्टी में नहीं मिला है, उसका हिसाब बाकी है और उसका हिसाब तब पूरा होगा जब शूटर्स पकड़े जाएंगे और अतीक को फांसी की सजा होगी। उसको कहाँ मिट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? वो तो कह रहा है कि हमको अरे उसको कहने से रहने दीजिए। उमेश पाल के परिवार ने सवाल उठाया है कि अब तक हमले में शामिल आरोपी फरार है और परिवार खौफ में जिंदगी गुजार रहा है। मेरा बस यही मानना है कि जिस तरह से मेरी आदमी की हत्या की है, मैं भी चाहती हूँ कि इनका भी इनकाउंटर हो या फांसी की सजा दिलाई जाए। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज के पुलिस लाइन में लाया जाएगा। यहां अतीक से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। पूछताछ का कमरा भी तैयार कर लिया गया है, जहां अतीक अहमद से सवाल जवाब किए जाएंगे। ये कमरा नहीं बल्कि बड़ा हॉल है, जहां मेज के 3 तरफ कुर्सियां रखी गई हैं। पुलिस लाइन का ये वो कक्ष है जहां पर अतीक अहमद को जो है पूछताछ के लिए लाया जाएगा और यहीं पर पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ करेंगे। एक एक करके तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उससे पूछताछ करेंगे। आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर अतीक अहमद को सामने बैठाया जाएगा और उसके सामने जो तमाम जो और आरोपी हैं उनका आमना सामना भी जो है अतीक से कराया जाएगा। यहाँ सिर्फ अतीक अहमद को ही नहीं लाया जाएगा, यहाँ उसके करीबियों को भी लाया जाएगा। पूछताछ के दौरान उनका अतीक से आमना सामना भी कराया जाएगा और इस दौरान अतीक का सामना उसके पुराने गुर्गों से भी होगा जो उसके क्राइम में भागीदार रहे हैं। मेरठ से गिरफ्तार उसके बहनोई अखलाक से भी अतीक का सामना कराया जाएगा। दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस कई सवालों का जवाब तलाशेगी। अतीक के मुंशी राकेश लाला और ड्राइवर को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इन सभी को इसी हॉल में बिठाया जाएगा। यहाँ पर अतीक के जो करीबी हैं, जो पूरे जो रिश्तेदार हैं, उन सबको बारी बारी से यहाँ पर लाया जाएगा। एक बड़ा सा हॉल है और खास बात यह है कि इसको पूरी तरह से जो है वो कवर कर दिया गया है। अतीक का सामना उसके भाई अशरफ से भी होगा। दोनों को आमने सामने बिठाकर स्पेशल टीम शूटआउट के सवालों का जवाब तलाशेगी। कल रिमांड मिलने के 1 घंटे बाद ही इसी हॉल में अतीक अहमद से पूछताछ शुरू हो जाएगी। अतीक अहमद से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इन सवालों की फहरिस्त एसटीएफ और क्राइम ब्रांच से जुड़े स्पेशल ट्रेन पुलिसकर्मियों ने तैयार किए हैं। अतीक से पूछताछ के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। पूछताछ के लिए बनी स्पेशल टीम में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस टीम में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी शामिल हैं। अतीक से 3 अलग अलग शिफ्ट्स में पूछताछ होगी। टीम में पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हारी शामिल हैं। एसटीएफ के डीएसपी के अलावा आईजी एसटीएफ भी अतीक से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के दौरान अतीक को कुछ वीडियो भी दिखाए जाएंगे। पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। बर्थडे बॉय के साथ प्रैंक हो गया। दोस्तों ने बर्थडे बॉय के लिए ऐसा केक बना। हेट स्पीच मामले में 25 अप्रैल को राहुल गांधी की पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। यूपी में 2 लाख रुपए नकद लेकर निकले तो पुलिस उसे जब्त कर सकती है। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू की गई है। बिहार के कई जिलों में आज सुबह 5 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 60,760 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि लखनऊ में 1 किलो चांदी की कीमत 76,600 रुपए प्रति किलो है। अतीक की प्रयागराज एंट्री से पहले ही उसके करीबियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। आज ईडी ने प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर एक साथ कई छापे मारे। सुबह सुबह ईडी के अधिकारी अतीक के करीबी खालिद जफर के घर कालिंदीपुरम पहुंच गए। खालिद जफर अतीक अहमद का बहनोई है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। इसके अलावा ईडी की टीम अतीक के वकील सौलत हनीफ के घर भी प्रीतम नगर पहुंची। उमेश पाल अपहरण केस में सौलत इस वक्त जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। इसका घर लूकरगंज में मौजूद है। चौथा नाम गुलफूल प्रधान का है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है। वजह में इसके ठिकाने पर ईडी ने रेड की है। 5वां नाम मोहसिन का है, जिसका घर करेली में है और पेशे से ये प्रॉपर्टी डीलर है। ईडी ने प्रयागराज के एक बड़े नाम दीपक भार्गव के घर पर भी छापा मारा। दीपक भार्गव अमित दीव मोटर्स शोरूम का मालिक है। आरोप यह है कि शोरूम में अतीक का पैसा भी लगा हुआ है। और बात पते की में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर
आपको बताएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद अब प्रयागराज पहुंच चुका है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी की रेड हुई है। इसमें अतीक अहमद की बहन का पति खालिद जफर भी शामिल है, जिसे जमीन माफिया भी कहा जाता है और जिसका 3 मंजिला घर प्रयागराज के कालिंदीपुरम इलाके में मौजूद है। इस घर में ईडी के 18 अधिकारियों ने छापा मारा। प्रयागराज में ईडी लगातार अब अतीक के तमाम रिश्तेदारों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अतीक अहमद से जुड़े तमाम लोगों की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है। आज भी अतीक अहमद के रिश्तेदार के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने प्रयागराज में मारुति सुजुकी के शोरूम अमित दीप मोटर्स के मालिक दीपक भार्गव के घर पर भी छापा मारा। प्रयागराज के सिविल लाइन में मौजूद एक मोटर कंपनी पर भी ये पूरी कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल टीम ने यहाँ पर आकर तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले हैं और उसके बाद इस पूरे शोरूम को जो है वो लॉक कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज के लुकरगंज में अतीक अहमद के अकाउंटेंट पंडित सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी ने रेड मारी। प्रयागराज में आज 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें सीताराम पांडे जो अतीक का अकाउंटेंट है उसके घर पर भी छापेमारी की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लुकरगंज में सीताराम शुक्ला का ये आवास है, जहां पर ये पूरी छापेमारी जो है वो की गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी की रेड हुई है। इसमें अतीक अहमद की बहन का पति खालिद जफर भी शामिल है, जिसे जमीन माफिया भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक कई कारोबारी अतीक अहमद और उसके परिवार की मदद कर रहे थे। ये कारोबारी मुंबई, लखनऊ और प्रयागराज में रहते हैं। ये लोग अतीक और उसके गिरोह की मदद कर रहे हैं। इन कारोबारियों के जरिए ही मुकदमा लड़ने और शूटर्स को पैसा पहुंचाने में मदद मिल रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर साबिर हत्याकांड के बाद 4 दिनों तक प्रयागराज में ही छिपा हुआ था। बरेली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने साबिर को 4 दिनों तक शरण दी थी। इसके बाद उसने साबिर को 50,000 रुपए देकर कानपुर भेज दिया। एसटीएफ ने उस प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक उसने साबिर को शरण देने की बात भी कबूल ली है। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, अतीक अहमद की मदद करने वालों की फहरिस्त मुंबई तक फैली हुई है। अतीक अहमद की फंडिंग करने वालों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस पश्चिमी यूपी पहुंच गई। पुलिस को पता चला था कि शाइस्ता पश्चिम यूपी में कहीं छिपी हो सकती है, इसलिए पुलिस ने पश्चिमी यूपी में अतीक के संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। अतीक से जुड़े 3 लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया। यही नहीं, अब अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जानब फातिमा को भी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बना दिया है। जानब पर पुलिस ने साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। शाइस्ता और आयशा नूरी के साथ पुलिस ने अब जानब की भी तलाश शुरू कर दी है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के परिवार से अब तक 10 सदस्यों को आरोपी बनाया जा चुका है। इसमें से कुछ जेल में हैं तो कई फरार हैं। हम आपको बताते हैं कि क्यों अतीक अहमद बार बार कह रहा है कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। उमेश पाल मर्डर केस में खुद आरोपी नंबर 1 और मास्टरमाइंड अतीक अहमद जेल में है। उमेश पाल के अपहरण में आजीवन कारावास की सजा भी काट रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है और वो भी फरार चल रही है। उसे शूटआउट की प्लानिंग करने का आरोप है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अतीक का बेटा असद हत्याकांड में मुख्य शूटर है और वो भी फरार चल रहा है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अतीक का बेटा उमर भी जेल में बंद है। उस पर जेल से साजिश रचने का आरोप लगा है। अतीक का एक और बेटा अली भी जेल में बंद है। उस पर भी जेल से साजिश रचने का आरोप है। अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही है। उस पर शूटर की मदद का आरोप है। अतीक का बहनोई और आयशा का पति डॉक्टर अखलाक भी जेल में बंद है। उस पर भी शूटर गुड्डू मुस्लिम की मदद का आरोप है। अतीक की भांजी और आयशा की बेटी उंजिल की भी पुलिस तलाश कर रही है। उस पर भी माँ बाप के साथ मिलकर शूटर की मदद का आरोप है। अतीक का छोटा भाई अशरफ भी जेल में बंद है। उस पर भी जेल से साजिश रचने का आरोप है और अब तक अशरफ की पत्नी जानब को भी पुलिस ने साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया है। वो भी अभी तक फरार चल रही है। इन सब के अलावा अतीक के 2 नाबालिग बेटे भी प्रयागराज में बाल सुधार गृह में बंद हैं। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। इस दौरान जब उसका काफिला सीतापुर में रुका तो उसने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उसने जेल से साजिश के आरोपों से इनकार किया और सरकार से पूछा कि इस मामले में बच्चों और महिलाओं को क्यों फंसाया जा रहा है। बच्चों क्या मतलब है होगा? और दो नाबालिग बच्चे हैं उनके अतीक के, नहीं वो अभी उनको रखा गया बाल सुधार गृह में। आपको लगता है क्या उनको फंसाया जा रहा है, बच्चों नाबालिग को भी? आप बताइए ना।
नहीं खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुलजिम बनाया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। ईडी ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने 18 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख दी है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद ईडी ने आज लालू यादव की चौथी बेटी रागिनी से पूछताछ की। राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून लागू हो गया है। इस कानून का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं, तो प्राइवेट अस्पताल भी उसे इलाज देने से मना नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार उसके इलाज का खर्च उठाएगी। लखनऊ में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राजधानी लखनऊ में स्कूल दफ्तरों में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। अब घर के बाहर मास्क पहनना जरूरी होगा। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में आज सुबह अफरा तफरी मच गई, क्योंकि तड़के करीब 4:35 पर यहां फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आनन फानन में भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के सारे गेट्स बंद कर दिए गए। स्टेशन की क्विक रिएक्शन टीम को एक्टिव कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। मिलिट्री स्टेशन के तोपखाना रेजिमेंट में फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। ये जवान आर्टिलरी यूनिट के थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पंजाब पुलिस को कैंट के बाहर ही रोक लिया गया। तो हमें भी पता चला कि सुबह 4:30 बजे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 4 शख्सों की गन शॉट से डेथ हो गई है। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग के बाद अधिकारियों ने कैंट में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी और कैंट के अंदर के स्कूल को भी बंद कर दिया। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग को पंजाब पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम में 2 दिन पहले इंसास राइफल और 28 जिंदा कारतूस गायब हो गए थे। फायरिंग की घटना को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सेना ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इस बीच पंजाब सरकार में मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा है कि जवानों की आपसी झगड़े की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है, तो वो उस पे जांच पड़ताल चल रही है। आपस में झगड़े में वो सारा हुआ है। फिलहाल पंजाब पुलिस और सेना दोनों मिलकर मामले की जांच कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं पंजाब सरकार ने भी भटिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की टीम ने मैगजीन के साथ इंसास राइफल भी बरामद की है। फायरिंग के बाद मिलिट्री स्टेशन में सेना और पुलिस की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब ये टीम इंसास राइफल का फॉरेंसिक विश्लेषण करेगी। तो बड़ी खबर इस समय की बता दें, हथियार का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाएगा टीम के द्वारा। टीम ने हथियार बरामद किया है भटिंडा मिलिट्री स्टेशन से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जिस समय इंसास राइफल मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। नीतीश कुमार की इस मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे खास बात ये रही कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत किया। राहुल गांधी ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे। 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबले के लिए नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे हैं। आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने मंगलवार को लालू यादव से भी मुलाकात की थी। 2024 के लिए नीतीश कुमार की इस मुहिम पर बीजेपी ने तंज किया कि वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वहीं कई बैठकों और मुलाकातों के बावजूद विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ ही दिख रहा है।
नीतीश कुमार की इस मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे खास बात ये रही कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत किया। राहुल गांधी ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे। 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबले के लिए नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे हैं। आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने मंगलवार को लालू यादव से भी मुलाकात की थी। विपक्षी एकता की कवायद के बीच केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सारे भ्रष्टाचारी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। कुछ वक्त पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों में विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि आज ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर विपक्षी एकता के लिए एजेंडा तय करने की रणनीति पर चर्चा की थी। तो ये पूरा काफिला नीतीश कुमार का, उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जलते कोयले पर दौड़ लगाई। ओडिशा के पुरी में संबित पात्रा एक देवी पूजा में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने जलती आग में करीब 10 फीट तक दौड़ लगाई और जन कल्याण की कामना की। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए। इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हो गई है। रामनवमी के दिन हिंसा के बाद बिहार शरीफ में हालात सामान्य होने लगे हैं। भाईचारे का संदेश देने के लिए आज सद्भावना मार्च निकाला गया। मथुरा में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की भोपाल जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर वायरल होने के बाद जेल एडीजी ने जेल अधीक्षक राकेश भांगरे से जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अजमेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। जयपुर में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 15वीं वंदे भारत बताया गया कि दिल्ली से अजमेर के बीच इस वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 13 अप्रैल से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में जयपुर रेलवे स्टेशन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ भी की। गहलोत जी, आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। हफ्ते में 6 दिन चलने वाली इस ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल्ली से अजमेर का सफर सिर्फ 5.25 घंटे में पूरा होगा। दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कई मायनों में खास है। राजस्थान में चलने वाली ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी मदद से दिल्ली कैंट से अजमेर की दूरी अब 5 घंटे 15 मिनट में पूरी होगी, जबकि इस रूट पर अभी तक चलने वाली सबसे तेज ट्रेन शताब्दी से ये दूरी 6 घंटे 15 मिनट में पूरी होती है। अजमेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। ये ट्रेन बुधवार छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन चलेगी। दिल्ली कैंट से अजमेर तक चेयर कार का किराया 1250 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में ये किराया 2270 रुपए होगा। अजमेर से दिल्ली के लिए चेयर कार का किराया 1085 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2075 रुपए होगा। तो चलिए बात पते की में आगे बढ़ेंगे और चीन की राजधानी बीजिंग में हर तरफ रेत ही रेत उड़ती दिखाई दी। बताया गया कि बीजिंग समेत चीन के एक बड़े हिस्से में रेतीला तूफान आया, जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला हो गया।
क्योंकि तूफान के साथ आई धूल ने सब कुछ ढक लिया। दिन में ही विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि कुछ मीटर दूर तक दिखना बंद हो गया। बीजिंग में हर तरफ धूल का गुबार सा छा गया। आलम यह था कि बड़ी से बड़ी इमारत भी साफ नहीं दिख रही थी। बीजिंग में ये तूफान 10 अप्रैल को आया था, जिसका असर 2 दिनों तक बरकरार रहा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लग रहा है जैसे रेगिस्तान में कोई तूफान आ गया है। रेतीले तूफान की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और सड़कों पर सिर्फ रेत और रेत ही दिखाई देने लगी। चीन के प्रशासन के मुताबिक ये रेत मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान से आई है, जो बीजिंग से ज्यादा दूर नहीं है। रेतीले तूफान ने चीन के 15 प्रांतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। इस रेतीले तूफान ने 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। साथ कहा बीजेपी के खिलाफ करें अनशन तो ऐतराज क्यों? अगर सचिन पायलट जी भाजपा के नेता के खिलाफ आंदोलन करें तो उसमें कौन सी आपत्ति है? बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग पर खुलासा। सादे कपड़ों में आए थे हथियारबंद हमलावर। इंसास राइफल बरामद, जांच जारी। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आज पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हंगामा मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पूरे एयरपोर्ट की जांच शुरू की गई और एयरपोर्ट पर बम स्क्वाड की टीम ने सीआईएसएफ के साथ मिलकर बगीचे से लेकर सीवर तक की जांच की। इस दौरान डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर दिखी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट से, और यहाँ पर तमाम जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो चेकिंग कर रहे हैं एक एक चीजों को। बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है। दूसरी तरफ पटना पुलिस ने धमकी देने वाले नंबर की भी जांच शुरू की और समस्तीपुर पुलिस की मदद से फोन करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उसके द्वारा फोन किया गया है। बाकी डिटेल पूछताछ जो है समस्तीपुर पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की खबर झूठी साबित होने के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। पटना एयरपोर्ट की तरह ही दिल्ली के एक स्कूल को भी बम से उड़ाने का ईमेल भेजा गया। ईमेल सुबह करीब 11 बजे द इंडियन स्कूल प्रशासन को भेजा गया था और तुरंत स्कूल प्रशासन ने मेल की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन तब तक स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लगातार यहाँ पर जितने भी बच्चे निकले थे जिनसे हमने बातचीत की, तो हमें बाद में पता चला कि जैसे ही बॉम्ब थ्रेट का ईमेल मिला वैसे ही बच्चों को जो है ग्राउंड पर निकाल दिया गया और फिर पुलिस की टीम ने पूरे स्कूल की तलाशी शुरू कर दी। बम स्क्वाड की मदद से स्कूल के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। हमने 2 राउंड ऑलरेडी चेक करा लिया है, तीसरा राउंड हम चेक करा रहे हैं। मोस्ट लाइकली इट इज अ होक्स कॉल। द इंडियन स्कूल को इससे पहले भी नवंबर में एक ऐसा ही धमकी भरा मेल आया था। उस वक्त भी ये हॉक्स कॉल ही निकला था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए आविष्कारों ने इंसानों के कई काम आसान बनाए हैं, लेकिन एआई की मदद से बच्चे जन्म ले सकेंगे, ये बात बेहद हैरान करने वाली है। एक्टोलाइफ नाम की एक कंपनी का दावा है कि अगर किसी महिला को यूट्रस से जुड़ी कोई दिक्कत है या कैंसर जैसी बीमारी की वजह से उसे यूट्रस निकलवाना पड़ा है, तो भी वो मां बन सकती है। एक्टोलाइफ कंपनी का ये कहना है कि उसने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल यूट्रस यानी कृत्रिम कोख तैयार की है, जिसमें पलने वाला बच्चा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में 9 महीने गुजारेगा। कंपनी का यह भी दावा है कि इस तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चे को आर्टिफिशियल गर्भ में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इस प्रक्रिया में फर्टिलाइज्ड एग को एक ग्रोथ पॉड में रखा जाएगा, जिसके बाद वो मशीन बच्चे के लिए एक गर्भ की तरह काम करेगी। कृत्रिम कोख में एमनियोटिक फ्लूइड भी डाला जाता है ताकि बच्चे को मां के गर्भ जैसा माहौल मिल सके। यही नहीं, आर्टिफिशियल गर्भ में पल रहे बच्चे को कई तरह की जेनेटिक बीमारियों के खतरे से भी बचाया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आप बच्चे की आंख, त्वचा के रंग के साथ साथ उसकी शारीरिक ताकत और लंबाई जैसी चीजों को एडिट भी कर सकते हैं। एक्टोलाइफ कंपनी का दावा है कि अपनी लैब में वो एक साल में ऐसे 30,000 बच्चों की पैदाइश करवा सकती है। रूस के कैमचातका में दिन में ही उस वक्त अंधेरा छा गया जब वहां रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी शिवलेखु में भीषण विस्फोट हुआ और हर तरफ राख उड़ने लगी। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में ज्वालामुखी से निकली राख की मोटी परत जम गई। इस दौरान आसमान ऐसा दिखाई दिया मानो काले बादल छाए हों। ये ज्वालामुखी रूस के कैमचातका प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसमें मंगलवार को भयंकर विस्फोट हुआ। देखते ही देखते ज्वालामुखी से निकली राख और धुएं से वहां पूरा आसमान काला हो गया। ज्वालामुखी फटने के बाद 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुबार छा गया, जिसकी वजह से वहां से उड़ने वाले विमानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया।
जैसे आसमान से बर्फ गिरती है, ठीक उसी तरह कैमचाटका के इलाकों में राख की बारिश होने लगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें जमीन पर राख की मोटी परत बिछी हुई नजर आई। मकानों से लेकर सड़कों तक और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर सिर्फ राख ही राख थी। रूस का एक बर्फीला इलाका किसी रेगिस्तान की तरह दिखाई दे रहा था। शिवलेखु ज्वालामुखी पिछले 10,000 सालों में 60 बार फटा है, जिनमें 2017 में हुआ विस्फोट भीषण था। कैमचैटका में इस वक्त बर्फ जमी हुई है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहां बर्फ की चादर पर 8 सेंटीमीटर से भी मोटी राख की परत जम गई और बर्फ के पिघलने का खतरा भी बढ़ गया। लिहाजा आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की गई और बताया गया कि विस्फोट के बाद बर्फ पिघलने से कैमचाटका में हाईवे की तरफ मिट्टी और कीचड़ बहकर आ सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट से कैमचाटका में दहशत फैल गई, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई और कई स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। कई जगह मशीन की मदद से राख हटाने का काम भी शुरू हो गया। इस दौरान राख की परत के नीचे बर्फ दिखाई दी। ज्वालामुखी विस्फोट के करीब 24 घंटे बाद कैमचाटका में 5.8 तीव्रता का एक भूकंप भी आया। हालांकि दोनों ही आपदाओं में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है और विशेषज्ञों का मानना है कि अब ज्वालामुखी विस्फोट का कोई बड़ा खतरा नहीं है। Примерно около 0 часов усилилась активность вулкана. В 3 часа ночи 11 апреля начали происходить более интенсивные следующие фазы активизации. अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में शिवलेखु ज्वालामुखी का विस्फोट साफ नजर आया। विस्फोट इतना भयंकर था कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने में अब सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। भक्तों में बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड प्रशासन तैयारियों को पूरी करने में जुटा है। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मुंबई मेट्रो से सफर किया। हेमा मालिनी मेट्रो से डीएन नगर तक गईं और इस दौरान फैंस में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बिहार के पटना साहिब मेट्रो स्टेशन में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और हाई टेंशन लाइन छूने की कोशिश करने लगा। दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। कानपुर में पुलिस ने तरबूज की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से करीब 300 पेटी अवैध शराब जब्त की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद सत्ताधारी पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई बीजेपी नेताओं के समर्थक प्रदर्शन पर उतर आए क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट में उसके नेताओं का नाम नहीं था। इसी कड़ी में बेलगावी उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल बेनाके के समर्थक विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अनिल बेनाके को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक नाराज दिखे। बेनाके के समर्थकों ने दावा किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादवाद के समर्थकों ने बेलगावी में प्रदर्शन किया। समर्थकों ने महादेवप्पा को रामदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से टिकट न दिए जाने का विरोध जताया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक जगदीश शेट्टार बीजेपी आलाकमान से काफी नाराज दिखे। शेट्टार का नाम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नहीं है। लिहाजा जगदीश शेट्टार दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। शेट्टार टिकट न मिलने से निराश दिखे। उन्होंने पार्टी से दोबारा फैसले पर विचार करने की मांग करते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। I am always positive person, so I expect positive things will be happened. टिकट नहीं मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने भी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सावदी से बात कर उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करने को कहा। बोम्मई ने कहा कि वो टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के संपर्क में है। वरिष्ठ लीडरशिप युवाओं के लिए मौका देने के लिए, युवाओं को जगह देने के लिए स्वयं प्रेरणा से उन्होंने दूसरों के लिए मौका देने के लिए त्याग किया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी के 21 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 179 उम्मीदवारों की लिस्ट के जरिए वहां के जातिगत और सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में किस किस वर्ग से उम्मीदवार शामिल हैं, हम आपको समझाते हैं। बीजेपी ने 32 ओबीसी, 30 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। टिकट पाने वालों में 9 डॉक्टर्स, 5 वकील और 3 शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक रिटायर्ड आईएएस अफसर, एक आईपीएस और 3 रिटायर्ड सरकारी अफसरों को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवारों में 31 पोस्ट ग्रेजुएट शामिल हैं, जबकि 8 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। 179 उम्मीदवारों की लिस्ट में 52 नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 21 मौजूदा विधायकों के टिकट को काट दिया गया है। 4 दिनों की भारत यात्रा पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिने जापारोवा ने भारत से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री के मोदी के नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का खत भी छोड़ा, जिसके जरिए जेलेंस्की ने युद्ध प्रभावित अपने देश के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता की गुहार लगाई, जबकि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री जापारोवा ने इशारों में भारत से जंग रुकवाने की अपील की। I think that it's about all of us to deal with this, and India as a Vishwa Guru can play a bigger role and a greater role in also this. We also welcome any effort that is directed at resolving the war. We are the most interested country to stop this war. रूसी आक्रमण से कराह रहे यूक्रेन ने भारत के करीब आने की इच्छा जताई। इतिहास को भुलाकर यूक्रेन ने भारत के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखने की बात कही। I'm here with one very important message that Ukraine really wants India and Ukraine come closer. Yes, we have different pages in our history. We had Soviet heritage and there was a different stage of our relations within the Soviet Union. But now my country is gaining its independence. यूक्रेन को भारत की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत का तटस्थ रवैया और रूस के प्रति झुकाव यूक्रेन को रास नहीं आ रहा। इसकी झलक तब देखने को मिली जब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिने जापारोवा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की रूस यात्रा का जिक्र करते हुए तंज कसा। जापारोवा ने कहा कि अजीत डोवल 3 बार मॉस्को आए, लेकिन एक बार भी कीव का दौरा नहीं किया। In Ukraine, all of Ukrainian people are now experts in international relations. They closely watch the comments of different leaders as well as the Prime Minister Modi, the travels of the National Security Advisor, Mr. Doval, and when he 3 times go to Moscow, of course, it's a matter of question if he would come to Kyiv, and we also will be happy to welcome leaders and officials of India in Kyiv. रूस के व्यापारिक संबंधों पर जापारोवा ने कहा कि ये भारत का फैसला है कि उसे किसके साथ व्यापार करना है, लेकिन जापारोवा ने ये भी कहा कि रूस का किसी भी तरीके से साथ देना ऐतिहासिक भूल से कम नहीं। The message of Ukraine is that there should be consideration of pragmatic approach, and then being with Russia, and we are again very sincere saying so, is actually being at the wrong side of the history. कीव लौटने से पहले यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर भारत को दुश्मनों से सावधान रहने की नसीहत भी दी। वहीं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मिस्र ने रूस का साथ देने का फैसला किया है। मिस्र ने चोरी छुपे रूस को 40,000 से ज्यादा रॉकेट्स देने की तैयारी कर ली है, जिसका खुलासा अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मिस्र रूस को रॉकेट सप्लाई करने का प्लान बना चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसमें रूस को तोपखाने के गोले और बारूद मुहैया कराने के बारे में बात की गई। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति ने इस प्लान को छिपा कर रखने की बात की है, ताकि पश्चिमी देशों के साथ किसी भी तनाव से बचा जा सके। लेकिन अगर मिस्र रूस को रॉकेट की सप्लाई करता है तो रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचा रहा है। ऐसे में मिस्र और अमेरिका 2 पक्षों में बंट जाएंगे और इससे इन दोनों देशों के बीच भी तनाव बढ़ सकता है, जबकि अमेरिका ने इशारों में मिस्र को चेतावनी तक दे डाली है। आगे बढ़ेंगे और बात पंजाब की करेंगे। पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ की धमकियों के मद्देनजर एक्टर सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है और इसीलिए उन्होंने अपने चलने के लिए नई बुलेट प्रूफ एसयूवी खरीदी है। जापानीज कंपनी निसान की ये गाड़ी सुरक्षा और तकनीक के लिहाज से बेहद दमदार है। भारत में इस एसयूवी की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। धमकियों और खतरे से निपटने के लिए सलमान खान बुलेट प्रूफ की शक्ति के साथ साथ आस्था और भक्ति की भी मदद ले रहे हैं।
हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलमान खान ने 2 करोड़ की इस कार के आगे 10 रुपए वाला नजरबट्टू भी लगा रखा है। धागे में बंधे एक नींबू और 7 मिर्चियों को नजरबट्टू कहा जाता है और आस्था है कि ये लोगों को बुरी नजर से बचाता है। इतना ही नहीं, इस एसयूवी का नंबर 2727 यानी 2727 है, जो सलमान खान का लकी नंबर है क्योंकि उनका जन्मदिन 27 दिसंबर को आता है। सलमान खान की ये शक्ति और भक्ति वाली गाड़ी पहली बार 10 अप्रैल को दिखी जब वो अपनी नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान के ट्रेलर के लॉन्च पर पहुंचे थे। म्यांमार की सेना ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। म्यांमार में विद्रोहियों के ऊपर 2 बम गिराए गए जिसमें महिलाओं, बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों से एक बार फिर समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा, भले ही युद्ध धीमा हुआ है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों एक साथ कॉफी पीते नजर आए और आपसी सहयोग बढ़ाने की चर्चा भी की। न्यूजीलैंड सरकार ने देश में विलुप्त हो चुके स्नो लेपर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन चिड़ियाघर में ऑस्ट्रेलिया से 2 स्नो लेपर्ड लाए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार, दंगा भड़काने, आतंकी हमले और जज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने जैसे कई मामले दर्ज हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद इमरान खान को पार्टी अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है, जिनके पास पहले से ही एक ऐसी ही याचिका सुनवाई के लिए मौजूद है। मोहम्मद आफाक नाम के एक वकील ने इमरान को पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटाने की याचिका डाली है। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आदेश जारी करने की भी अपील की है। हालांकि इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान परेशान जरूर होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले से ही उनके पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें सबक सिखाने के लिए मौके तलाश रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। IMF का कहना है कि आर्थिक विकास दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि IMF वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया गया है। यही नहीं, IMF ने 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.3% किया है। इससे पहले जनवरी में अनुमान जताया गया था कि यह आंकड़ा 6.8% रहेगा। हालांकि IMF के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान से कम है। RBI के मुताबिक 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास की दर 7% रह सकती है। केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए अभी GDP की विकास दर के आंकड़े जारी किए हैं।